सुनील शर्मा साहब 36 महीना एमएलए थे हमारे, 36 महीना एक स्कूल की दीवार भी अगर कहीं बनी हो तो मुझे बताएं, या वो भी कहीं लाइन में लगी थी, उसके भी कागजात चल रहे थे एक दीवार के, एक बाथरूम तक नहीं बना सके वो अपने दौर में। गुलाम मोहम्मद सुरूरी एक बहुत बड़ा सांप है, आप समझ, एक बहुत बड़ा मुनाफिक है। रेड पड़ने के बाद उसे कांग्रेस भी भूल गई, जिस कांग्रेस ने उसे बनाया, जब वो उस कांग्रेस का नहीं हुआ तो आपका और मेरा क्या होगा। और इनके पास सीडीएफ था करोड़ों का, एक सीडीएफ का काम दिखाएं मुझे, मैं कहूंगा कि ये कर रहे हैं। बीजेपी कहती है सुनील शर्मा को क्रेडिट। 16 महीने उस क्लियरेंस को कराने में लगे, तो वो 36 महीना क्या कर रहे थे, पापड़ बेल रहे थे, वो क्या कर रहे थे, मूलियां तोड़ रहे थे। कहेंगे कि भाई मतलब लड़े फौज तो ना सरदारा, ये तो होता है, इनके पास मशीनरी है, ये 10 लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, ये मीडिया को भी हाईजैक करके उनसे बुलवा सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर विनीत जी पहले खुलकर सामने आते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स, स्कैम्स, बड़ी बड़ी फाइलें लेकर रस्तों पर दौड़ पड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एफआईआर लगती है, लेकिन काम करे नितिन गडकरी तो कहते हैं जितेंद्र सिंह मैंने किया, काम करे कोई और मंत्री तो जितेंद्र सिंह उसको भी अपना नाम दे देता। अब क्या करें भाई, हम तो बुरे फंसे कार लेकर। वो एक कार वाला कार लेकर गया था ना, फिर फंस गया कहीं, तो फिर कहने लगा कि बुरे फंसे कार लेकर। वही हालत होगी हमारी भी, हम तो बुरे फंस गए इनको लेकर। उनको तो प्लेट में मोदी के नाम पर उनको कुर्सियां मिलती है, अगर उनका अपना इंडिविजुअली जाती काम देखेंगे तो वो जीरो है, नील बटा सन्नाटा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हमारे एमपी रहे, 10 साल एमपी रहे, मेरे इलाके में तो कभी नहीं आए वो, मेरे इलाके की तो कभी उन्होंने पार्लियामेंट में बैठकर बात नहीं की। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया, और बात करूं लोकसभा के चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं, हर सियासी जमात जो है वो काफी ज्यादा हरकत में जो है नजर आ रही है। लेकिन इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर मौजूद हूं, और एक युवाओं के नेता जिस तरह से शेख जफरुल्लाह अक्सर जो है जनता के बीच देखने को मिलते थे, इस वक्त हमारे साथ है, और जरूर खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोकसभा के चुनाव जो हैं वो नजदीकी आ रहे हैं, और आखिरकार किस तरह की लहर जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर चल रही है, वो भी जरूर जानने की कोशिश करेंगे। जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पहले कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। किस तरह से लगता है कि चुनाव भी नज़दीक ही, अब किस तरह चुनावों का बिगुल भी जो है वो आज बजने वाला है, आज इलेक्शन कमीशन जो है वो भी डेट अनाउंस करेगा? जी बिल्कुल, लोकतंत्र में इलेक्शंस जो होते हैं ये एक बड़ी ताकत होती है, और इलेक्शन की बुनियाद, यही एक बुनियाद है जमहूरियत की। और आज लोकसभा इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होने जा रही है, और मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की जनता को एक बेहतरीन सरकार चुनने का मौका मिलेगा। ये हम सब के लिए खुशी का अवसर है, और हम इस डेमोक्रेटिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। और जो भी कैंडिडेट्स हैं, बेहतर से बेहतर कैंडिडेट्स का इंतखाब किया जाए, ये हमारी कामना है और ये हमारी चाहत है, और ऐसा ही होना चाहिए। और अगर अच्छे नेता चुनोगे तो अच्छी सरकार बनेगी, और अच्छी सरकार अच्छे देश का निर्माण करेगी। नहीं, जनता अभी भी ये सोच रही है कि जिस तरह से, अगर मैं बात करूं डीडीसी इलेक्शन में शेख जफर बढ़ चढ़ कर आगे आए थे, अब लोकसभा के इलेक्शन से क्या लगता है आम आदमी पार्टी भी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी, कौन कैंडिडेट रहेगा, क्या आपका चेहरा भी जो है वो देखने को मिल सकता है युवाओं को? नहीं, देखिए, ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, और यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया, जो यहाँ स्पेशल स्टेटस छीनकर जम्मू कश्मीर की रियासत को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, अब हमारे पास एक मौका आया है कि हम, जिन्होंने हमें चोट पहुँचाई है इक़्तिदार में आकर, अब उन्हें वोट से हम वापस बदला लें। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और वोट के बदले हम चोट पहुंचाएं उस भारतीय जनता पार्टी को जिसने हमें 5 अगस्त 2019 में चोट पहुंचाई थी, 2 हिस्सों में डिवाइड करके। और आज मैं समझता हूं कि हमें किसको जिताना है ये अलग बात है, लेकिन किसको हराना है ये बहुत ज़रूरी हो चुका है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। लेकिन वहीं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से भाजपा की अगर मैं बात करूँ, भाजपा ने भी जो है अपने कैंडिडेट्स उतार दिए, डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ या जम्मू की बात करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बात करूँ, आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं अभी जो है वो मायूसी देखने को मिल रही है, कैंडिडेट्स को लेकर जो है वो कुछ भी हलचल जो है वो देखने को नहीं मिल रही। नहीं, पार्टीज़ को एक अलग दिशा से आप ले जा रहे हैं इस डिबेट को। मैं कह रहा हूँ पार्टीज़ को आप उस तरह से ना देखें जैसे पहले देखा जाता था। आज आपको पता है कि इंडिया अलायंस है, और इंडिया अलायंस का एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच को हराना है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो कम्युनल सोच है, जो फासिस्ट पॉलिटिकल फोर्स अब इंडिया में जिसका वजूद बड़ी तेज़ी के साथ सामने आया है, उसको हराना है। और उसके लिए तमाम जितने भी सेकुलर हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, दलित हैं, ये सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और इन सब की जो तर्जुमानी इस वक्त कोई अगर प्लेटफॉर्म है तो वो इंडिया अलायंस के ज़रिए से हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया अलायंस का एक मजबूत कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हो,
जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा सके। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का कोई कैंडिडेट हो जो भाजपा को टक्कर दे यकीनी पाए। तौर लेकिन वहीं आपको एक और बात कह दूं कि अगर अब एक और देखा जाए तो भाजपा अपनी तैयारियों में लग चुकी है। भाजपा कह रही है इस बार 400 के पार, ये नारा दे रही है। क्या लगता है कि अगर भाजपा जिस तरह से अपने काम गिनवा रही है, राम मंदिर को लेकर आ रही है, स्कीमें घर घर जाकर गिना रही है, क्या लगता है इंडिया अलायंस उस तरह की टक्कर दे पाएगा भाजपा को? मैं समझता हूं कि राम मंदिर के बजाय अगर वो ये कहेंगे कि कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, क्या जो दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो असल वोटर्स हैं सियासी जमातों के, जो वोट डालें निकलते भी हैं, क्या उनके हालात उन्होंने बदल दिए? नहीं बदले। और राम मंदिर ये एक मजहबी यकीनी तौर पे एक चीज़ है, और मजहबी लोग खुद ये चीज़ें देखते हैं। जब हम सरकारें चुनते हैं, हम उनको मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं चुनते हैं, हम उनको इसलिए चुनते हैं कि हमें बहुत सारी परेशानियां हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है, उसके बाद ऑफिस में जाकर जो गरीब लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, वहाँ पर पोस्ट नहीं है, वहाँ पर एक वीडियो जो है 10-10 ब्लॉक्स लेकर बैठा है, लोगों को परेशानियाँ होती हैं, लोगों को तहसीलदार नहीं है, कहीं पर पटवारी नहीं मिलता है उनको, क्योंकि पोस्ट सारी वैकेंट हैं। तो इन मुद्दों पर इलेक्शन हो, ना कि राम मंदिर और फलां मस्जिद, फलां मंदिर, इस तरह की चीज़ों में मैं एज अ डेमोक्रेट यकीन नहीं करता। मैं इसको इंडिविजुअल तौर पे एक अपना, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो ये मेरा अपना इंडिविजुअल मामला है, ठीक है, लेकिन स्टेट अफेयर्स के साथ मैं इसको नहीं जोड़ सकता हूँ। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चीज़ों को पोलराइज करती है, जिस तरह से कम्युनलाइज करती है, यही चीज़ें जो है हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से रोकती हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को विश्व गुरु हम तब बना सकते हैं जब एक ईमानदार सरकार हो, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट हमारे बीच में आए, जस्टिस का कॉन्सेप्ट आए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलने की बात हो, और न सिर्फ बात हो बल्कि यकीनी तौर पे उनको ये महसूस भी कराया जाए कि आपको बिल्कुल यकीनी तौर पे एक साथ लिया जा रहा है। रिसेंटली एक वीडियो आई जिसमें दिल्ली की पुलिस जो है एक नमाजी को लात मारी थी। उससे आप कैसे कह सकते हैं कि सबका साथ और सबका विश्वास तो घात हो रहा है उसका। तो यही जो चीज़ें हैं ये इसलिए की जा रही हैं कि किसी भी तरह एक कम्युनल माहौल बने और भारतीय जनता पार्टी को उसको फ़ायदा हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भारतीय जनता पार्टी तो चल सकती है, लेकिन मेरा भारत नहीं चल सकता। हमने भारत को चलाना है, हमने भारत को मजबूत बनाना है, और भारत को मजबूत अब हम बना सकते हैं जब हम कम्युनल चीज़ों से बाहर निकल कर रोड की बात करें, सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, रोज़गार की बात करें। अभी ये जो रिश्वतखोरी हो रही है, चंदा के नाम से जो धंधा हो रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक बड़ा बांडा फूट गया है भारतीय जनता पार्टी के सरों पर, उसकी बात करो आप कि ये करप्शन कैसे हो रही थी। इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को सेक्रेटरी में रखकर आपने इतनी बड़ी करप्शन किया, घोटाला किया, इस पर बात हो। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हमारे एमपी रहे, 10 साल एमपी रहे, मेरे इलाके में तो कभी नहीं आए वो, मेरे इलाके की तो कभी उन्होंने पार्लियामेंट में बैठकर बात नहीं की। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि डॉक्टर जितेंद्र आए ना आए डेवलपमेंट बहुत हुई है। कहाँ, कब, कैसे? वो इतना एरोगेंट इंसान है, वो तो डेवलपमेंट की सोच भी नहीं सकता है। उनको तो प्लेट में मोदी के नाम पर उनको कुर्सियां मिलती है। अगर उनका अपना इंडिविजुअली जाती काम देखेंगे तो वो जीरो है, नील बटा सन्नाटा है। ये तो फिर जाहिर सी बात है मोदी जी के दम पर जीतते आए हैं, इनका अपना कुछ भी नहीं है। ये दिल्ली की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये अपना फोटो देखना, आप होर्डिंग्स लगा देंगे, अपने फोटो छोटी छोटी फोटोज लगाकर, मोदी जी का बड़ा फोटो लगाकर, क्योंकि मोदी जी को लोग पहचानते हैं, मोदी जी के अपनी एक फॉलोइंग है, उसी फॉलोइंग के दम पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीतता है। क्या, कौन सा, मतलब मैंने तो कभी नहीं उनका कोई पब्लिक इंटरेक्शन नहीं देखी है। एक बार डीडीसीज की मीटिंग हुई थी, ऑफिसर्स भी वहीं पर सारे थे। इतना एरोगेंट एमपी मैंने कोई नहीं देखा जितना मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देखा। जुगल किशोर, उसकी बॉडी लैंग्वेज से कभी नहीं लगता कि वो पार्लियामेंटेरियन है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। उसको फिर मैंडेट मिला, फिर मोदी के दम पर जीतने जा रहा है। तो यही जो चीज़ें हो रही है ना, यही मोदी जी का लोगों के साथ विश्वासघात है। मैं मोदी जी को कहता हूं कि आपके पास क्या नौजवान जम्मू कश्मीर में नहीं है? अगर आपने देना ही था, किसी बंदे को आगे लाना ही था, तो किसी नौजवान को भी लाते। नौजवानों को तो वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह को 10 साल से हमारे सरों पर बिठाकर रखा है। काम करे नितिन गडकरी तो कहते हैं जितेंद्र सिंह मैंने किया, काम करे कोई और मंत्री तो जितेंद्र सिंह उसको भी अपना नाम दे देता। अब क्या करें भाई, हम तो बुरे फंसे कार लेकर। वो एक कार वाला कार लेकर गया था ना, फिर फंस गया कहीं, तो फिर कहने लगा कि बुरे फंसे कार लेकर। वही हालत होगी हमारी भी, हम तो बुरे फंस गए इनको लेकर। चलिए, वहीं एक सवाल रहेगा, डीपीएपी भी जो है, किश्तवाड़ की बात करूँ या जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा हरकत में नजर आ रही है, चाहे जीएम सरोड़ी की बात करूँ, जिस तरह किश्तवाड़ के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा हरकत में नजर आ रही है। क्या लगता है आपको कि कहीं डीपीएपी भी जो है वो बीजेपी को जो है टक्कर दे सकती है या अन्य पार्टियों को? देखिए भाईजान,
वो टक्कर में नहीं है। गुलाम मोहम्मद सरूरी के घर पे एनआईए का छापा पड़ता है, उसके बाद वो सरेंडर करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब का 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस इस वक्त चल रहा है और वो अपने बिजनेसेस को बचाने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं और उनको आदेश दिए गए हैं दिल्ली से। 370 के बाद जितनी भी सियासी जमातें जम्मू कश्मीर में वजूद में आ गई हैं, ये सारे के सारे दिल्ली के पाले हुए सांप हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम को डसना चाहते हैं। गुलाम मोहम्मद सरूरी एक बहुत बड़ा सांप है, आप समझ, एक बहुत बड़ा मुनाफिक है। रेड पड़ने के बाद उसे कांग्रेस भी भूल गई, जिस कांग्रेस ने उसे बनाया। जब वो उस कांग्रेस का नहीं हुआ तो आपका और मेरा क्या होगा? वो टक्कर की बात ना करें आप प्लीज। टक्कर यहां पर दो के बीच में होगी, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस के बीच में। और इंडिया अलायंस का जो भी कैंडिडेट होगा, मैं तमाम लोगों से यह कहना चाहूंगा, इंडिया अलायंस के खिलाफ इस वक्त सिर्फ 2 वोट हैं, एक बीजेपी के खिलाफ, एक बीजेपी के साथ। आप फैसला करें वोट किसको देना है। लेकिन ये जो प्यादे बीच में है ना, गुलाम मोहम्मद सरूरी आप बोलेगा मुझे आजाद साहब ने मैंडेट दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। भाईजान तुम्हारी मिली भगती है सारा कुछ। ऐसा हो सकता है कुछ दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू सुना, कहने लगे कि मुझे पता ही नहीं, मैं कहीं और था, तो अचानक मैंने सुना कि गुलाम नबी आज़ाद ने मेरा नाम डिक्लेयर कर दिया कि मैं डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ूंगा। ये हो सकता है कि उनको नहीं मालूम होगा और अचानक से, ये कितना बेवकूफ समझते हैं लोग। आपसे भी एक सवाल रहेगा, मैं कह रहा हूं गुलाम मोहम्मद सरूरी, ये जो टक्कर की बात आप कर रहे हैं, टक्कर की नहीं, 10,000 वोट से नीचे नीचे गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब का जो रहेगा वोट, और 10,000 से नीचे, यानी कि उनका एमएलए इलेक्शन लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। उनकी छवि पे इतना बड़ा दाग आने वाला है, क्योंकि वो जो जिस किस्म का रोल उन्होंने आज यहाँ अपनाया, सबसे घटिया, सबसे मुनाफिकाना। और अगर किसी को अगर मुनाफिक वर्ड कहीं इस्तेमाल हो ना, तो वो गुलाम मोहम्मद सरूरी के लिए हो, गुलाम नबी आज़ाद के लिए हो, और वो 10,000 वोट भी नहीं ले पाएंगे। चलिए, एक सवाल अब युवाओं में भी है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो नींव थी चुनाव वैली की, अगर मैं बात करूं तो 3 चेहरे सामने आते थे। अगर मैं डोडा की बात करूं तो शेख जफरुल्लाह, मड़वा की बात करूं तो चाहिए आपका नाम आता था, और वहीं अगर मैं किश्तवाड़ की बात करूं तो विनीत ठाकुर का नाम आता था। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर विनीत जी पहले खुलकर सामने आते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स, स्कैम्स, बड़ी बड़ी फाइलें लेकर रस्तों पर दौड़ पड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती है, एफआईआर लगती है, लेकिन फिर अचानक से दल बदलना, ये सवाल उनसे भी था और सवाल आपसे भी रहेगा, क्योंकि आप भी काफ़ी देर उनके साथ रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या माजरा क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये सवाल जो है ये उन्हीं से जाकर पूछें आप। नहीं, आप भी उनके साथ, सियासत तो आप भी उनके साथ रहा। देखिए, मैं आपके साथ भी हूं, तो इसका मतलब मैं मीडिया वाला तो नहीं ना बन गया, ठीक है। तो वो अपनी जगह अपनी सोच लेकर जहां पे भी जाएं, अगर एक नौजवान है, अगर उन्हें एक मौका मिलता है वहाँ उस प्लेटफॉर्म से भी, और वो क्या लगता है डर गए? क्या लगता है डर गए? वो तो मैंने कहा ना कि वो उनसे सवाल पूछें, वो बेहतर बता सकते हैं वो डर गए या उन्होंने किस बात को लेकर ज्वाइनिंग की है। मैं तो अपना बता सकता हूँ कि भाई मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो सभी लोग जो है अपना अपना जो है बता सकते हैं, तो वनीत जी भी अपना ही बता सकते हैं। सोर्सेज तो ये भी कह रहे हैं शेख जफर भी जल्द बीजेपी ज्वाइन। नहीं, ये सोर्सेज आपके बड़े मतलब गलत सोर्सेज साबित होंगे। मेरा बीजेपी में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हाँ, जिस तरह आप एक मीडिया वाले हैं, आपके साथ दोस्ती है, तो मैं मीडिया वाला नहीं हो गया। तो कोई भारतीय जनता पार्टी का मेरा पड़ोसी है, या कोई गांव में रहता हो, या कोई इलाके में रहता हो, या अपने डिस्ट्रिक्ट में रहता हो, दूर दूर से हेलो हाय सलाम दुआ किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन इस तरह की बातचीत चल रही है कि भाजपा में बातचीत चल रही है कि कुछ ना कुछ जो है शेख जफर को भी कहीं ना कहीं भाजपा में लाने की कोशिश चल रही है। लेकिन ये तो फिर उन्हीं को सवाल पूछना चाहिए आपको। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अपना स्टैंड लेकर बैठा हूँ कि मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई ज्वाइनिंग का, कोई इस तरह का कोई मसला नहीं है। और लोग बातें उछालते हैं, जब सियासत में आप आते हैं, आपके सियासी अपोनेंट्स जो होते हैं वो 10 तरह की बातें उछालते हैं। लेकिन मैं जिस जगह पर हूँ, मैं खड़ा हूँ, और आने वाले वक्त में हम ये एमएलए इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये क्लियर है और वाज़े मौक़िफ़ है। और ये 2 टोक मतलब शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि एमएलए इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह, जब भी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होंगे। ये मेरा अपना स्टैंड है। क्या लगता है आपको कि अगर एमएलए इलेक्शन आप लड़ते हैं तो किस तरह की किन किन बातों को लेकर फिर सामने आएंगे? क्योंकि जब मड़वा के अंदर डीडीसी इलेक्शन देखे गए थे तो शेख जफर की बड़ी बड़ी रैलीज होती थी, बड़ी बड़ी बातें हुई। क्या लगता है आपको कि जनता अभी भी जो है कहीं ना कहीं बदलाव देखना चाहती है सियासत के अंदर? बिल्कुल, मैं एक नौजवान हूँ, एक अच्छी सोच लेकर सियासत में हूँ, बेदाग हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा एक ओहदा मिला, छोटी पोजीशन मिली, उस पोजीशन पे पूरा गर्जा, पूरा ताकत के साथ रिप्रेजेंटेशन की। बड़े मुद्दों को हमने हल उनका ढूंढा। सड़क का काम चल रहा है, नेटवर्क का काम चल रहा है, बिजली का काम इंशाल्लाह शुरू होगा, और सैंक्शन हो चुके हैं आरडीएसएस स्कीम के तहत। ये बड़े मुद्दे थे। और स्कूल्स को मैं बेहतर बना रहा हूँ, हॉस्पिटल्स को मैं मशीनरी दे रहा हूँ। रिसेंटली अभी डिजिटल एक्सरे मशीन अपने मड़वा हॉस्पिटल से इनाग्रेट करके आया हूँ। और ऑफिस फंक्शनिंग को लेकर हम जो बहुत बड़ी डिमांड थी, ये ऑफिस में दीवारें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं,
ताकि जैसे इंटरनेट आ जाए और हम ऑफिसेज को मड़वा से फंक्शनल करा बीजेपी पाएं। कह रही है हम करवा रहे हैं। नहीं, वो करा सकते थे अपनी हुकूमत में, जब उनकी 14 से लेके 18-19 तक हुकूमत थी। वो तो सिर्फ 370 के पीछे थे उस वक्त, उन्होंने कोई काम नहीं किया उस वक्त। अब जब मेरा मैंडेट आया, जफरुल्लाह जब मड़वा से इलेक्ट होकर आया, उसके बाद जब ये सारे काम होने लगे तो यकीनी तौर पे कोई तो है ना जो कर रहा है। तो कोई कौन हो सकता है जिसका मैंडेट होगा वही कर रहा है। शर्मा साहब को 36 महीना मैंडेट था, वो पावर मिनिस्टर थे, उनके दौर में बीजेपी का बिजली का गफला हुआ वहाँ पर, उनके दौर में सोलर मिले, तो हम कहते हैं कि भाई पीडीडी उनके दौर में सोलर मिले। हाँ, मैंने तो कभी नहीं कहा मैंने सोलर दिए। तो आज के दौर में अगर आपका फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ तो यकीनी तौर पे कागज़ नीचे से जाएगा ना, नीचे से कौन भेजेगा, कोई ना कोई तो होगा ना। तो वो उनका नुमाइंदा है, जिन लोगों ने मुझे उम्मीद से जिताया था कि ये फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए लड़ेगा, जाकर तेलर के लोगों से, देहरना के लोगों से, बीजेपी कहती है सुनील शर्मा को क्रेडिट। 16 महीने उस क्लियरेंस को कराने में लगे, तो वो 36 महीना क्या कर रहे थे? पापड़ बेल रहे थे, वो क्या कर रहे थे? मूलियाँ तोड़ रहे थे। तो वो 36 महीने का बताए ना हमें, वो आज का ना बताए ना। जब शेख जफर जीत कर आए उसके बाद आप ना बताए ना कि मतलब या तो सबूत के साथ आप सामने आए, फलानी चीज़ सैंक्शन हो गई है, इसके कागजात लेकर आए आप, ये पहले हो चुकी थी। आप कहेंगे कि भाई मतलब लड़े फौज तो ना सरदारा, ये तो होता है, इनके पास मशीनरी है, ये 10 लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, ये मीडिया को भी हाईजैक करके उनसे बुलवा सकते हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात की गवाही देते हैं कि शेख जफर ने उन चीज़ों के लिए लड़ा। लोग बोलते हैं, अवाम से पूछो आप जाकर, अवाम कहती है। हाँ, वो लोग नहीं कहेंगे जो इन सियासी लोगों से अपने ज़ाती मफादात हासिल करते हैं और वो इनके साथ जुड़े हैं, वो अपोज करके कह सकते हैं कि नहीं हमने किया, हमने किया, हमने किया। जब दुल्हन घर आ जाती है तो सारे उसके मालिक हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले तो उसके पीछे कोई एक ही होता है ना। तो आज पूरे इलाके को पता है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को पता है कि अगर मड़वा के लिए किसी ने लड़ा तो वो शेख जफर ने लड़ा, और दिल से लड़ा, घर छोड़कर लड़ा, अपनी जवानी दाव पर लगाई, अपना सारा दुश्मन बना लिए। चारों तरफ से मेरे दुश्मन इस वक्त फैले हुए हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। सारे सियासी मगरमच्छ मुझसे डरे हुए हैं, खौफजदा हैं कि ये आगे ना बढ़ जाए कहीं, यार ये गाँव से आकर उठकर पता नहीं हम लोगों को इसने पिछाड़ दिया, हम लोगों को इसने कहीं नाली में डाल दिया। तो ये इनकी इनसिक्योरिटी है और ये तो कहेंगे, लेकिन इनके कहने की बात अलग है। मेरा तो मैनिफेस्टो था। ये 36 महीना रहकर, सुनील शर्मा साहब 36 महीना एमएलए थे हमारे, 36 महीना एक स्कूल की दीवार भी अगर कहीं बनी हो तो मुझे बताएं, या वो भी कहीं लाइन में लगी थी, उसके भी कागजात चल रहे थे एक दीवार के। एक बाथरूम तक नहीं बना सके वो अपने दौर में, एक स्कूल का बाथरूम नहीं। मेरे दौर में तो जाकर देखो, स्कूलों में बाथरूम बन रहे हैं, टाइल्स लग रही हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स बन रहे हैं, प्रोजेक्टर्स लग रहे हैं। फर्स्ट टाइम मड़वा की तारीख में पहली बार बच्चों को प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जा रहा है, और पहली बार डिजिटल एक्सरे मशीन इंस्टॉल की जा रही है वहाँ पर हॉस्पिटल में। एनालाइजर्स दे रहा हूँ मैं, 20 बेड्स मैंने हॉस्पिटल को दिए। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इनके पास सीडीएफ था करोड़ों का, एक सीडीएफ का काम दिखाएं मुझे, मैं कहूँगा कि ये कर रहे हैं। इनका बीडीसी था मड़वा में बीजेपी का, बीडीसी ने 4 साल में एक भी काम कहीं करके दिखाया हो तो मैं मानूंगा। जब इनके अपने फंड्स नहीं लगा पाते हैं ये, तो ये क्या आपका काम करेंगे? ये क्या बाहर से कहीं से फंड्स लाएंगे और फिर उनको लगवाएंगे? ये कुछ नहीं करने वाले हैं। शेख जफर लगा है, शेख जफर लड़ रहा है, इंदरवाल में जगह जगह जाएगा, छात्रों, मुगल मैदान, बोंजवा, केशवान, मड़वा, वड़वन, इन जगहों पर जाकर नौजवानों से जुड़ने की कोशिश करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। और इलेक्शन में ऐसे नहीं लड़ूंगा, इलेक्शन पूरा बाकायदा मेरा मैनिफेस्टो होगा। छात्रों की क्या डिमांड्स होंगी, नौजवानों से पूछूंगा, बुजुर्गों से पूछूंगा, वहां की महिलाओं से पूछूंगा। हमने हमेशा महिलाओं को पीछे रखा, इस बार उनके साथ भी प्रोग्राम्स होंगे, वहां पर जाकर गांव गांव जाकर उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा जाएगा, फिर मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सड़कों का मैनिफेस्टो अलग से होगा। जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्कीम्स को लेकर लाभ नहीं उठा पाते लोग, यहाँ तो विकसित भारत संकल्प योजना लेकर चले थे ये सारे, और स्कीम्स गिना रहे थे मोदी जी की, लेकिन ये मालूम ही नहीं इनको कि जिस वीडियो का साइन चाहिए था लोगों को, वो वीडियो वहाँ अवेलेबल ही नहीं होता है। 3 ब्लॉक्स का एक वीडियो अवेलेबल है, और वो भी कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मीटिंग्स के खातिर बैठा रहता है। ये सारी जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी नहीं गिनाएगी, समझ रहे हैं आप? तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जब मेरा इलेक्शन होगा, एमएलए इलेक्शन। हाँ, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं बार बार इनको कहता हूँ, नोट और वोट अगर एक करोगे तो आपकी तकदीर कभी नहीं बदलेगी। अगर आप अपनी नस्लों को आबाद करना चाहते हो, वो स्कूलों से होंगे। अच्छे हॉस्पिटल्स बनाओ, यहाँ कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत पहुँच जाते हैं सारे लोग, नेता लोग, हाँ भाई एक्सीडेंट हो गया, और अभी उनको पता भी नहीं होता है एक्सीडेंट हो चुका होता है, तो कई सारे न्यूज़ पोर्टल्स खुद ही चढ़ा देते हैं, सुनील शर्मा को बड़ा दुख हो गया, जबकि उन्हें मालूम भी नहीं होता है कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ। सजाद साहब को दुख हो गया। ये जो पुरानी चीज़ें हैं ना, ये एक्सपोज होने लगी। अब एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पहुंच जाते हैं, वीडियोग्राफी करके आ जाते हैं, फलानी साहब वहाँ पहुँच गया, फलानी साहब वहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर क्रैश बैरियर्स लगवाए जाएंगे। रिसेंटली अभी किश्तवाड़ में एक बड़ा दिलदोज हादसा हुआ, एक ही फैमिली के 4 लोग मारे गए, वहाँ दूसरे दिन पहुँच गए।
दूसरे दिन पहुंचने के बजाय तुम 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो मंत्री भी थे, सरोड़ी साहब भी मंत्री थे, शर्मा साहब भी मंत्री थे, किचलू साहब भी मंत्री थे। इनको क्रैश बैरियर यूज इनको नहीं लगाने आए तब तक, जब वो गाड़ी वहां नीचे गई तब याद आ गया। मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें जो है, अगर खुली आंखों से आप देखते पहले, अगर आपकी नीयत साफ होती, अगर आप सही लीडर होते, ये सारी चीजें किश्तवाड़ में होती नहीं। आज भंडारकोट में कब नहीं एक्सीडेंट हुए? एक बार तो पूरी की पूरी गाड़ी नीचे गई और 40 लोग मर गए। टीचर साहिबान सारे के सारे उस हादसे में शहीद हो गए थे, तब भी क्रैश बैरियर नहीं लगे। तो इस सियासत को, इस लापरवाही की सियासत को, गंदी सियासत को, इस मजहबी राजनीति की बुनियाद पर जब हम वोट डालते हैं, जो ये शर्मा साहब है में वोट रहा हमारा यशु सजा साहब इस्लाम जिंद कानून, जब इन बुनियादों पर आप वोट डालते हो तो न तुम्हारे हिंदू सेफ है, न तुम्हारे मुसलमान सेफ हैं। और जब इनको लगता है कि हार जाएंगे, या तो कुलीद में कहीं फसाद कराते हैं, या तो कहीं ऊपर बस स्टैंड में फसाद कराते हैं, इसी बुनियाद पर वोट लेते हैं। और मेरा जो इलेक्शन होगा, मैं सीधा तौर पे कहूँगा, हिंदू हो या कोई मुसलमान हो, सिख हो, कोई ईसाई हो, आकर शेख जफर का साथ दो। सबका साथ, सबका विकास फिर ज़मीनी सतह पर लागू किया जाएगा। मोदी जी की तरह सिर्फ बोला नहीं जाएगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, फिर दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर एक मुसलमान को एक पुलिस वाला आकर लात मारता है। नहीं होगा ऐसा। किसी दलित को नहीं मारा जाएगा, किसी को जात पात मजहब, ये रिलीजन, ये सब चीज़ों की बुनियाद पर इंसाफ नहीं किया जाएगा उसके साथ, या जुल्म नहीं किया जाएगा। जो कुछ भी होगा खुले आसमान के तले ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला यही राजनीति चाहिए भी अब लोगों को, और इसी राजनीति के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब देखने को होगा कि आखिरकार जिस तरह से शेख जफर का कहना है, नहीं क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में, वो अब आने वाला चुनाव बताएगा कि किस तरह से युवाओं का, अगर युवाओं की मैं बात करूं, अक्सर शेख जफरुल्लाह जो है मड़वा से हो या किश्तवाड़ के अंदर जो है युवाओं की आवाज़ बनते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से लोकसभा के आगामी चुनाव हैं, आज जो है डेट भी अनाउंस होगी, लेकिन जिस तरह से अब चुनावों को लेकर हर सियासी पार्टी जो है हरकत में आ रही है, लेकिन अब देखने को ये होगा कि आखिरकार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता किसके साथ खड़ा होना चाहते। तो नमस्कार, देखते रहिए फायर मीडिया। अंकुश भंडारी के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा।